सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय भूगोल वार्षिक परीक्षा 2021 के सेट ABC सेट के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 14, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। उत्तर, मानव भूगोल को उसकी प्रकृति, प्रवृत्ति एवं विषय क्षेत्र की सहायता से अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। मानव इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक होती है। मानव ने प्राकृतिक नियमों को समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास किया। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना से मानव ने अग्नि की खोज की। DNA और आनुवंशिकी के रहस्यों को समझने के बाद अनेक बीमारियों के लिए औषधीय का निर्माण किया। प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने में महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य पर प्रकृति की बंदिशें कम होने लगती है। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे मानव समाज के लिए भौतिक पर्यावरण मातृवत है। प्रश्न क्रमांक 15, भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत कितना है? भारत में स्त्री शिक्षा के स्थानिक प्रारूप को समझाइए। उत्तर, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत 65.46 है, किंतु सर्वत्र यह समान नहीं है। आज भी भिन्नता पाई जाती है। स्थानिक प्रारूपों की विवेचना। पहला, स्त्रियों की साक्षरता दर कुछ राज्यों में उच्च है तो कुछ में निम्न। स्त्री साक्षरता में केरल आगे है। दूसरा, मिजोरम एवं लक्षद्वीप में भी स्त्री साक्षरता दर अधिक है, लगभग 87% स्त्री साक्षरता है। तीसरा, सबसे कम स्त्रियों की साक्षरता बिहार में पाई जाती है, यहाँ लगभग 33.57% स्त्री साक्षरता है। चौथा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 60% से भी कम है। पांचवा, इसके अतिरिक्त पश्चिमी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में स्त्री साक्षरता दर सामान्य से अधिक है। स्थानिक प्रारूप में भिन्नता के कारण इस प्रकार है। पहला, केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप जैसे भागों में बाहर में काम करने के लिए जाने वाले लोगों की संख्या अधिक है। स्त्रियों को ही स्थानीय काम संभालने पड़ते हैं। दूसरा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था बिगड़ी होने के कारण स्त्री साक्षरता दर कम है। तीसरा, कृषि प्रधान अन्य राज्यों में कृषि के साथ स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया गया है, अतः साक्षरता दर सामान्य है। इस प्रकार आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक व्यवस्था में भिन्नता के कारण साक्षरता दर के भी भिन्न प्रारूप दिखाई देते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 अथवा प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण इस प्रकार है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को ही वहाँ की जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत असमानता है। अरुणाचल प्रदेश में 13 तो बिहार में जन घनत्व 880 है। जलवायु, भूमि, कृषि, आर्थिक विकास की भिन्नता इसका मुख्य कारण है। जनसंख्या घनत्व का प्रारूप इस प्रकार है। पहला, बहुत कम घनत्व, इसमें उत्तर पूर्वी भारत, राजस्थान और गुजरात आते हैं। दूसरा, कम घनत्व क्षेत्र, इसमें पहाड़ी और शुष्क मरुस्थली भाग आते हैं। तीसरा, मध्यम घनत्व क्षेत्र, इसमें पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आते हैं। चौथा, घनत्व क्षेत्र, इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आते हैं। पांचवा, अत्यधिक घनत्व क्षेत्र, इसमें पंजाब, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, यह कृषि विस्तृत पैमाने पर की जाती है। दूसरा, इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा, इसमें प्रबंधन की विशेष आवश्यकता पड़ती है। चौथा, वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से कृषि को बढ़ावा मिलता है। पांचवा, यह एक फसली कृषि पद्धति है। एक ही फसल के उत्पादन पर कृषि व्यवसाय केंद्रित होता है। छठवां, 2-3 वर्षों तक एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। सातवां, इसमें रोपा लगाने के लिए बागान तैयार की जाती है जिससे फसल उत्पादन हो सके। आठवां, व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह कृषि अधिक विकसित है। विभिन्न देशों में रोपण फसलें इस प्रकार है। पहला, भारत में चाय। दूसरा, श्रीलंका में चाय। तीसरा, फिलीपींस में नारियल और गन्ना। चौथा, मलेशिया में रबर और नारियल।
पाँचवा ब्राज़ील में कहवा। छठवां इंडोनेशिया में नारियल, रबर, गन्ना। सातवां पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोको। आठवां पश्चिमी द्वीप समूह में नारियल और केला। इस प्रकार रोपण कृषि एवं फसलें विश्व में उगाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 16 अथवा प्रश्न, प्राथमिक एवं द्वितीयक उद्योग किसे कहते हैं? उत्तर, प्राथमिक क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप है जिनमें मनुष्य प्रकृति से सीधे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। इसमें शिकार, संग्रहण, कृषि, खनन व्यवसाय मुख्य है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, प्राथमिक क्रियाकलाप सीधे और सरल होते हैं। दूसरा, इनमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा, प्राथमिक क्रियाकलाप परंपरागत होते हैं। प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को संशोधित कर उपयोगी बनाने की प्रक्रिया द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 16, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, प्राथमिक गतिविधियाँ, इसमें प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का दोहन किया जाता है, जबकि द्वितीयक गतिविधियों में इसमें प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। अंतर 2, प्राथमिक गतिविधियों में कृषि, आखेट, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि प्राथमिक गतिविधियां हैं, जबकि द्वितीयक गतिविधियों में विनिर्माण उद्योग आते हैं। अंतर 3, प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता निम्न मानव विकास का सूचक है, जबकि द्वितीयक क्रियाकलापों की प्रधानता उच्च मानव विकास का सूचक है। अंतर 4, अविकसित देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता होती है, जबकि विकसित देशों में द्वितीयक क्रियाकलापों में संलग्न लोग अधिक रहते हैं। अंतर 5, प्राथमिक क्रियाकलापों के उत्पादों का मूल्य कम बढ़ता है, जबकि द्वितीयक गतिविधियों के उत्पादों में परिवर्तन होते रहता है। प्रश्न क्रमांक 17, जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है, उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर, जल संसाधनों में कमी का कारण जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और प्रति व्यक्ति जल की उपयोगिता का बढ़ना है। इससे जल की उपलब्धता सीमित होती जा रही है। जल संसाधनों की कमी के कारण बाढ़ से हजारों लीटर पानी का बह जाना है। जल के पुनर्भरण की कोई व्यवस्था नहीं है। अंतर्राज्यीय जल विवादों से भी जल संसाधन समस्या बढ़ती जा रही है। प्रश्न क्रमांक 18, छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था न होती तो कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में है, किंतु मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता के कारण सूखा अधिक संभावित रहता है। सिंचाई व्यवस्था न होती तो कृषि पर इसका प्रभाव इस प्रकार पड़ता। पहला, फसल का उत्पादन कम होता। दूसरा, रबी का फसल को नुकसान होता। तीसरा, जायज फसलें उगाना मुश्किल होती। चौथा, उद्यानिकी की कृषि का विकास संभव नहीं हो पाता। पांचवा, छत्तीसगढ़ का अधिकांश क्षेत्र कृषि विहीन हो जाता। प्रश्न क्रमांक 19, सेवा सेक्टर में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? व्याख्या करते हुए चार्ट के माध्यम से समझाइए। उत्तर, प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करना, स्वरूप बदलकर उपयोगी बनाना और सृजनात्मकता पर बल देना ही सेवा है। सेवा सेक्टर बहुत विस्तृत है। इसके प्रमुख तथ्यों को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। सेवाएं, तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचम क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप, इसमें पहला व्यापार और परिवहन, दूसरा वाणिज्य, तीसरा संचार व्यवस्थाएं, चौथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य। चतुर्थक क्रियाकलाप, इसमें सूचना आधारित उद्योग, दूसरा अनुसंधान एवं विकास पर आधारित उद्योग, तीसरा उच्च प्रशासनिक सेवाएं। पंचम क्रियाकलाप, इसमें पहला विशेषज्ञ, दूसरा निर्णयकर्ता, तीसरा परामर्शदाता, चौथा नीति निर्धारक। इसका चार्ट इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 20, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 5 कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। पहला, कच्चा माल। कच्चे माल की प्रवृत्ति के अनुसार उद्योगों की स्थापना होती है। भारी तथा अधिक आयतन वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योगों की स्थापना कच्चे माल की आपूर्ति के स्थानों के समीप ही की जाती है। दूसरा, शक्ति के साधन। शक्ति के साधनों की प्रवृत्ति के अनुसार उद्योगों की स्थापना इससे प्रभावित होती है। लोहा तथा इस्पात के कारखाने, जो कि शक्ति के साधन के रूप में भारी मात्रा में कोकिंग कोयले पर निर्भर है, मुख्य रूप से कोयला क्षेत्रों के समीप है। इसके विपरीत जल विद्युत तथा पेट्रोलियम शक्ति पर आधारित उद्योग, इनके उत्पादन केंद्रों के दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इन साधनों ने उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायता की है। तीसरा, औद्योगिक नीति। भारत एक विशालकाय देश है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह विविधता पाई जाती है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक संसाधनों से लेकर जलवायुगत भिन्नता भी है। ऐसे में एक औद्योगिक नीति पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखती है। चौथा, पूंजी। पर्याप्त पूंजी के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं पूंजी निर्माण में सहायता करती है।
और इस प्रकार समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करती रहती है। विकसित देशों में पूंजी तरल एवं गतिशील होने के कारण उद्योगों के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण कारक नहीं मानी जाती है, किंतु विकासशील देशों जैसे भारत में पूंजी उद्योगों के स्थानीयकरण को एक निर्णायक तत्व माना जाता है। 5वां, जलवायु। कुछ उद्योगों के सफल संचालन के लिए विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु चाहिए, जबकि फोटोग्राफी संबंधी सामान बनाने के लिए शुष्क जलवायु वाले भागों में विकसित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, विश्व के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में दर्शाए गए निम्नलिखित बिंदुओं को पहचानिए तथा उनके नाम उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश। दूसरा, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का प्रथम स्टेशन का नाम। तीसरा, एक मेगा सिटी। चौथा, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 5वां, एक बड़ा बंदरगाह। उत्तर, विश्व के राजनीतिक सीमाकार में दिए गए बिंदु इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 22, छत्तीसगढ़ के चिन्हांकित मानचित्र में निम्नांकित को पहचानिए तथा उसके नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला, महानदी की मुख्य सहायक नदी। दूसरा, दुर्ग बालोद का लौह अयस्क खदान। तीसरा, छत्तीसगढ़ की न्यायिक राजधानी। चौथा, छत्तीसगढ़ का शिमला। 5वां, छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग। उत्तर, छत्तीसगढ़ के चिन्हांकित मानचित्र में बताए गए प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 22, भारत के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित का पता लगाकर संकेतों के साथ लेबल कीजिए। पहला, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। दूसरा, अरावली पर्वत। तीसरा, कोलकाता से दिल्ली रेल मार्ग। चौथा, नर्मदा नदी। 5वां, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। उत्तर। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।